स्टार्ट। तो देखिए आज अपन बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के भूगोल विषय की, और जिनका जो पहला ही पार्ट है भूगोल का उसका नाम है मानव भूगोल। सबसे पहले अपन थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं भूगोल के बारे में कि आखिर भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी गोल है, यानी कि भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल है। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन अगर भौगोलिक भाषा में देखा जाए तो भूगोल की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार की रहेगी। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी परिभाषा की, भूगोल की परिभाषा की। तो सीधी सी बात इतनी ध्यान रखनी है कि ये जो भूगोल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जियोग्राफी से बना है। जो भूगोल शब्द है हिंदी वाला वो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से बना है, और ये अंग्रेजी भाषा वाला जो जियोग्राफी शब्द है ये बना है ग्रीक भाषा से। यूनान की जो भाषा है ग्रीक भाषा, उस ग्रीक भाषा से बना है। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से जियो प्लस ग्राफ। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब होता है वर्णन। अर्थात अब सटीक परिभाषा देखा जाए तो मानव निवास के साथ पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी कि अपने सामने सीधी सी परिभाषा हो गई कि सबसे पहले अपने 12वीं का जो टॉपिक है वो तो पहला बात है मानव भूगोल और उनके अध्ययन क्षेत्र, लेकिन अपन उससे पहले थोड़े भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ तो होता है कि पृथ्वी गोल है, जबकि भूगोल की जो डेफिनेशन है भौगोलिक भाषा में उसमें बताया गया है कि भूगोल अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है। और ये जो जियोग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के जियोग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। संश्लेषित अगर अर्थ देखा जाए तो मानव निवास के साथ पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, क्योंकि इस भूगोल को अपने ढंग से ढालने का कार्य जो करता है वो कार्य मानव करता है। अर्थात इसका अध्ययन करना या इस भूगोल को और स्पष्टीकरण करना, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका मानव की होती है। इसीलिए भूगोल की सटीक परिभाषा यह होगी कि मानव निवास के साथ पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अब आगे एक और यह समस्या आती है कि सबसे पहले ये जो भूगोल शब्द है, या इंग्लिश में कहो तो जियोग्राफी, या ग्रीक में कहो तो जियोग्राफिया, यानी कि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया। देखिए एक जनक अलग होता है, एक प्रयोग करने वाला अलग होता है। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटास्थिनीज ने। ये था यूनान का, इरेटास्थिनीज था यूनान का सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग इसने किया था। अब देखते हैं भूगोल का जनक, यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बिखरी हुई भूगोल थी इसको व्यवस्थित और संश्लेषित जो अध्ययन किया गया था, संपूर्ण भूगोल को एक व्यवस्थित ढंग से नया रूप देकर के जो एक नई शाखा बनाई गई थी वो भूगोल की शाखा बनाने वाले हिकेटियस थे। इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का कहा जाता है जनक। लेकिन भूगोल की दो शाखाएं होती है, यानी कि जो भूगोल है भूगोल की शाखाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक भौगोलिक जो शाखा होती है उसका नाम है भौतिक भूगोल, और दूसरी जो भूगोल की शाखा होती है विद्यार्थियों वो होती है मानव भूगोल। यानी कि भूगोल की दो शाखाएं होती है, जिसमें पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। जिसमें देखिए भौतिक भूगोल का जो जनक है वो है पोसिडोनियस, यानी कि भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोसिडोनियस, और मानव भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल। ये जर्मनी का था फ्रेडरिक रेटजेल, इसको ही मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी बात अपनी क्लियर हो गई, अपने भूगोल का अर्थ देख लिया, भूगोल की सही भौगोलिक डेफिनेशन देख ली। उसके बाद भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का करने वाले थे इरेटास्थिनीज यूनान के। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, और पॉलिटिकल
केवल का जनक अरस्तु को कहा जाता है, उसी प्रकार भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है भौतिक भूगोल, दूसरी का नाम है मानव भूगोल। यानी कि भौतिक भूगोल होता है उसमें जैसे मान लो पृथ्वी का घूर्णन, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, मृदा, चट्टान, उन सभी का अध्ययन किया जाता है और उसका जो जनक है भौतिक भूगोल का वो है पोसिडोनियस। और मानव भूगोल यानी कि मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार वो आवास बनाता है, किस प्रकार खनिज का मतलब खनिज का उपयोग करता है, खनिज निकालता है, या किस प्रकार संसाधनों को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है, वो सब बातें आती है मानव भूगोल में। और मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेड्ज। तो इसका तो केंद्र बिंदु होता है भौतिक यानी कि प्राकृतिक केंद्र बिंदु है इसकी, और इसका केंद्र बिंदु है मानव जिसका जनक है फ्रेडरिक रेड्ज है। लेकिन विद्यार्थियों ये जो भौतिक भूगोल है ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। हम आज 12वीं क्लास के बारे में जिस पाठ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है मानव भूगोल, और अपना टॉपिक यहीं से शुरू होता है। ये था भूगोल का बेसिक परिचय। भूगोल का जनक हिकेटियस, लेकिन भूगोल की दो शाखाओं के अलग जनक है। भौतिक भूगोल का जनक है पोसिडोनियस और मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेड्ज। अब अपन को देखना है आगे मानव भूगोल के बारे में। अब सबसे पहली बात है कि मानव भूगोल की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में। और विद्यार्थियों मानव भूगोल की शुरुआत हुई थी जर्मनी से, और मानव भूगोल की शुरुआत करने का श्रेय लिया जाता है फ्रेडरिक रेड्ज यानी कि सर्वप्रथम मानव भूगोल का अध्ययन फ्रेडरिक रेड्ज के द्वारा किया गया, इसीलिए फ्रेडरिक रेड्ज को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसने मानव भूगोल से संबंधित जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो पुस्तक में दी थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है वो पुस्तक फ्रेडरिक रेड्ज ने लिखी थी, और उसी में इसने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। अब देखते हैं कि फ्रेडरिक रेड्ज के अनुसार मानव भूगोल किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेडरिक रेड्ज ने कहा कि मानव समाज और प्रकृति। अब देखिए बच्चों प्रकृति का मतलब शायद आप लिख सकते हो धरातल, शायद आप लिख सकते हो वातावरण, शायद आप लिख सकते हो पृथ्वी। यानी कि मनुष्य और पृथ्वी के बीच में, यानी कि मनुष्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध होते हैं उस संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा दी थी फ्रेडरिक रेड्ज ने। अब सीधी परिभाषा मैं बोल देता हूं, यही है कि मानव समाज और प्रकृति के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये डेफिनेशन देने वाले भूगोलवेता थे फ्रेडरिक रेड्ज। उसके बाद फ्रेडरिक रेड्ज ये तो जर्मनी के थे, इसकी शिष्या थी जिसका नाम था एलन सैंपल। ये अमेरिका की थी। कहां की थी? अमेरिका। एलन सैंपल ने किस प्रकार की परिभाषा दी है देखिए। एलन सैंपल ने कहा है कि संचल मानव और अस्थिर प्रकृति के बीच या पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, यानी कि इसमें सीधा यही बताया गया है कि संचल मानव का मतलब होता है, इंग्लिश में कहूं तो एक्टिव मानव, और हिंदी में कहूं तो जो क्रियाशील मानव, यानी कि जो सदा कार्य करने वाला मनुष्य, और अस्थिर प्रकृति, क्योंकि प्रकृति स्थिर नहीं होती है, प्रकृति में दिनों दिन बदलाव होते रहते हैं। तो वो मानव उन बदलाव के साथ, उस परिवर्तनों के साथ जिस प्रकार से उस भूगोल का अध्ययन करता है उसी को कहा जाता है मानव भूगोल। ये परिभाषा अपन को दी है एलन सैंपल ने, जो फ्रेडरिक रेड्ज की शिष्या मानी जाती है, और ये बिलोंग करती थी अमेरिका से। अब देखिए आगे और परिभाषा आती है, वो परिभाषा अपन को देंगे विडाल डी ला ब्लांस। विडाल डी ला ब्लांस, देखिए बच्चों ये था फ्रांस का। अब इसने परिभाषा दी है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी कि इस पृथ्वी से संबंधित, जैसे संसाधनों से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, या मतलब किसी भी प्रकार से जो जमीन या पृथ्वी से संबंधित जो नियम होते हैं, अर्थात जो भौतिक नियम, पृथ्वी से संबंधित भौतिक नियम, और इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव है, उस जीव में मानव भी है, पेड़ पौधे भी है, पशु पक्षी भी है, उन सभी का जो पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसी का नाम है मानव भूगोल। ये डेफिनेशन अपन को देते हैं
विडाल डी लाप्लास, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। उसके बाद में एक और नाम आता है बच्चों, डीकेन और पिट्स। ये डीकेन और पिट्स कहते हैं कि मानव और उसके कार्यों का वर्णन, यानी कि जो मनुष्य है वो इस पृथ्वी पर रहता है और वो जिस प्रकार का कार्य करता है वो सभी बातें किसमें सम्मिलित हो जाती है? मानव भूगोल में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार की परिभाषा दी थी डीकेन और पिट्स। यानी कि 4 प्रकार के भूगोलवेत्ता थे। सर्वप्रथम अवधारणा दी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने, इसीलिए इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल की शुरुआत 18वीं सदी में जर्मनी से हुई थी। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है इन्फोजियोग्राफी, और उसके बाद इसकी शिष्य एलन सैपल ने भी परिभाषा दी। विडाल डी लाप्लास फ्रांस के थे, उन्होंने भी मानव भूगोल की डेफिनेशन दी, और डीकेन और पिट्स ने भी अपनी अपनी ढंग से डेफिनेशन दी। आखिर सबका केंद्र बिंदु यही है कि इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के साथ या इस मनुष्य का पृथ्वी के साथ जो अध्ययन किया जाता है, जो मानव और पृथ्वी के बीच में संबंध है, उस संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसी अध्ययन को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है मानव भूगोल। अब देखिए अगली बात हम देख रहे हैं कि मानव भूगोल से संबंधित बच्चों 3 प्रकार की विचारधाराएं हुई। यानी कि मानव भूगोल से संबंधित जो विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। अब कौन सी 3 प्रकार की है देख लेते हैं, यहीं पर इनका अंतर भी आ जाएगा और परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। देखिए पहली का नाम है नियतिवादी। पहली विचारधारा है नियतिवादी, दूसरी विचारधारा है संभववादी, और बच्चों तीसरी विचारधारा का नाम है नवनियतिवादी। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। यानी कि नियतिवादी में प्रधान होती है प्रकृति। नियतिवादी विचारधारा में केंद्र बिंदु प्रकृति को माना जाता है। प्रकृति के ऊपर जो भी भूभाग है, जो भू आकृतियां हैं, जो पृथ्वी से मिलने वाले संसाधन खनिज वगैरह है, उन सभी को प्रधान जिस विचारधारा में माना जाता है उस विचारधारा का नाम है नियतिवाद। इसमें प्रमुख होती है प्रकृति, और संभववाद में बच्चों प्रमुख होता है मानव। इसमें प्रमुख कौन होता है? मानव, क्योंकि इन सब का इस भूगोल को अपने ढंग से प्रयोग में लेता कौन है, अपने ढंग से उपयोग करता कौन है? मानव। तो जिस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव होता है या जिसका प्रधान मानव होता है वो विचारधारा है संभववाद। लेकिन जो नवनियतिवाद विचारधारा है वो इन दोनों को प्रधान मानती है। वो प्रकृति को भी प्रधान मानती है और मानव को भी प्रधान मानती है, और ये नवनियतिवादी विचारधारा है दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। क्यों? क्योंकि मानव के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं और प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि प्रकृति को अपने ढंग से ढालने का कार्य मानव करता है, जबकि मानव के लिए हर आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति करती है। इसीलिए दोनों ही जरूरी है। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करने वाली विचारधारा कहलाती है नवनियतिवादी विचारधारा। अब देखो बच्चों नियतिवाद में पहला अंतर तो हो गया प्रधान संबंधी, कि इसमें प्रकृति प्रधान होती है, इसमें मानव प्रधान होता है, इसमें दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब जो दूसरा अंतर है, दूसरा अंतर बच्चों ये है कि इसमें जो मानव होता है वो प्रकृति का दास होता है। अर्थात जैसे प्रकृति रहती है वैसे मनुष्य रहता है। जैसे अपन आदि मानव का उदाहरण ले सकते हैं। आदि मानव के पास दिमाग नहीं था, अगर बरसात होती तो वो भीग जाता, आवाज था नहीं, गुफा होती तो गुफा में रह लेता, कृषि का नॉलेज था नहीं, जो कंदमूल प्रकृति से प्राप्त होते वही खा लेता, जो कच्चा मांस मिलता वही खा लेता। अर्थात मनुष्य अपने दिमाग से कुछ नया नहीं करता था, जैसा प्रकृति से मिलता था वैसा ही वो मनुष्य प्राप्त करता था। तो उस समय मानव है वो प्रकृति का दास माना जाता था। लेकिन संभववादी कहती है कि मानव है वो प्रकृति का स्वामी, आज बिल्कुल स्वामी है, क्योंकि आज जो मनुष्य है उसने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल दिया। जैसे बरसात सर्दी गर्मी बसने के लिए आवास बना दिया, या किसी प्रकार के धंधे के लिए उद्योग बना दिया, या आने जाने के लिए सड़क मार्गों का निर्माण कर लिया, या नहरों का निर्माण कर दिया, कृषि के लिए नई फसलों का पद्धति का आविष्कार कर लिया। अर्थात आज मनुष्य अपने ढंग से, क्योंकि आज का जो मानव है वो विकसित दिमाग वाला है और वो मनुष्य अपने ढंग से प्रकृति का बिल्कुल उपयोग कर रहा है, तो प्रकृति का क्या बन गया है? स्वामी। जबकि जो आदि मानव था वो प्रकृति का दास था। तो जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना गया वो विचारधारा है नियतिवादी, जिसमें मानव प्रकृति का स्वामी होता है वो विचारधारा है संभववादी। और इस विचारधारा का दूसरा नाम है बच्चों रुको और जाओ विचारधारा। अब सीधी बात हो गई कि रुको और जाओ विचारधारा कौन सी विचारधारा को कहा जाता है, तो वो है मानव भूगोल से संबंधित नवनियतिवादी विचारधारा। तीसरा अंतर देखते हैं अपन समर्थकों से संबंधित कि इनके समर्थक कौन थे। तो देखिए नियतिवाद विचारधारा देने वाले थे फ्रेडरिक रेडजेल और इनकी शिष्या थी एलन सैपल। ये दोनों समर्थक
ये तो था जर्मनी का और ये थी अमेरिका। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि एलन सैंपल किस विचारधारा की समर्थक थी तो नियतिवाद, पर फ्रेडरिक रेडजेल भी नियतिवाद। इसका था विडार डी ला ब्लांस, एक तो ये, और दूसरा था बच्चों जेम्स ब्रूस। तो जेम्स ब्रूस है ये भी, अर्थात ये दोनों कहां के थे? फ्रांस के थे। तो जो मतलब समूहवादी विचारधारा है वो किसने दी थी? विडार डी ला ब्लांस और जेम्स ब्रूस ने। और जो नवनीतिवादी विचारधारा है उसका मेन समर्थक है बच्चों ग्राफिक टेलर। ग्राफिक टेलर ये इसका मेन है, और ये था साथ अमेरिका। ये देखिए ये है मानव भूगोल से संबंधित 3 प्रकार की विचारधारा। तो देखिए बच्चों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ गई होगी कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की डेफिनेशन कौन से भूगोलवेत्ता ने किस प्रकार दी, फ्रेडरिक रेडजेल को जनक क्यों कहा जाता है, आखिर शुरुआत कहां से हुई, कौन सी पुस्तक में इसके बारे में लिखा हुआ उल्लेख मिलता है, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक कौन सी थी, और भूगोल से संबंधित या मानव भूगोल से संबंधित 3 प्रकार की विचारधाराएं थी, नियतिवाद, शंभुवाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद के समर्थक थे फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल, नवनियतिवाद के समर्थक थे ग्राफिक टेलर, और शंभुवादी विचारधारा के समर्थक थे विडार डी ला ब्लांस। अब बच्चों आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सी विचारधारा है जिसका दूसरा नाम रुको और जाओ विचारधारा है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए नवनियतिवाद। या वह कौन सी विचारधारा है जो प्रकृति और मानव दोनों को प्रधान मानकर दोनों के बीच में तालमेल बनाती है, तो वो भी है नवनियतिवादी, और इसका समर्थक था ग्राफिक टेलर। अब इसमें समर्थक का पूछे या डेफिनेशन जो मतलब परिभाषा संबंधी या इनमें जो डिफरेंशियल पाया जाता है, जो अंतर पाया जाता है उससे संबंधित पूछे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद 1930 में ये जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक तो थी आर्थिक भूगोल और दूसरी भूगोल थी सांस्कृतिक भूगोल। यानी कि पहले तो भूगोल खुद 2 भागों में बंटी, भूगोल खुद 2 भागों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, और उसके बाद जो मानव भूगोल है उसको भी 1930 में 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया, एक आर्थिक भूगोल और एक सांस्कृतिक भूगोल। बच्चों आर्थिक भूगोल में भूगोल से संबंधित वे सभी घटक आते हैं जिनका मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन के लिए उपयोग करता है, और सांस्कृतिक भूगोल के तहत वे सभी घटक आते हैं जिनका निर्माण मनुष्य करता है, जैसे रहने के लिए आवास है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, उद्योग की स्थापना है। ये सभी जो बातें आती है ये सांस्कृतिक भूगोल में आती है। और अपने पास इतनी आधुनिक सुविधाएं न होने की वजह से इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखा जाएगा ताकि YouTube में डालने में दिक्कत ना हो। और कल हम आगे फिर जहां अपना टॉपिक आज एंड किया है, कल से अपन देखेंगे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को, कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, और इसी के साथ अपना ये पाठ बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा। मैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हाथों हाथ किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।